हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरीके के अमेंडमेंट की बात होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को ज़रूर डिस्कस किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक जितनी भी अमेंडमेंट हुई हैं उनमें कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर कोई अमेंडमेंट नहीं हुई और ना ही कभी हो सकती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का ही मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मूलभूत आत्मा। अब अगर उसे ही बदल दिया जाएगा तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मीनिंग है वो पूरी तरीके से वॉइड हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम उसी बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं, कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन्हें हम बेसिक स्ट्रक्चर कहते हैं और ये बेसिक स्ट्रक्चर की जो डॉक्ट्रिन है वो कब और कैसे आई थी। तो चलिए इस कंसेप्ट को कुछ केसेस के थ्रू पढ़ते हैं। 1951 में शंकरी प्रसाद केस आया था। कॉन्स्टिट्यूशन के एडॉप्ट होते ही यानी कि ईयर 1950 में हमने संविधान को अपनाया और ईयर 1951 में ही हमें पहला केस देखने के लिए मिलता है, जिसमें कि सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि क्या फंडामेंटल राइट्स को पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। ये पहला ऐसा केस था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिसने डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज कर दिया। यहाँ पर एक और आर्टिकल है जो क्वेश्चन में था, वो है आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 13 कहता है कि वो सभी लॉज जो पार्लियामेंट बनाती है अगर किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट्स को हार्म करते हैं तो उन सभी लॉज को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। 1951 के शंकरी प्रसाद केस में इसी बात पर बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग देते हुए कहा कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है अंडर आर्टिकल 368 उसके थ्रू पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स तक को अमेंड कर सकती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को ऑर्डिनरी लॉ नहीं माना जाता। अब क्योंकि लॉ नहीं माना जाता इसीलिए आर्टिकल 13 जो है इस पे अप्लाई नहीं होता और इस तरीके से पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी फंडामेंटल राइट को जब चाहे अमेंड कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं गोलकनाथ केस आया था 1967 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया। 1967 में अपने डिसीजन को रिवर्स करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है कॉन्स्टिट्यूशन का और इसलिए पार्लियामेंट जो है किसी भी फंडामेंटल राइट को इस तरीके से अमेंड नहीं कर सकता। और साथ ही आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को भी एक लॉ कंसीडर किया गया और इस तरीके से आर्टिकल 13 के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकती या कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं कर सकती जिसके थ्रू किसी भी फंडामेंटल राइट को हार्म हो। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन पर कुछ इस तरीके से रिएक्ट किया कि वो 24th अमेंडमेंट एक्ट ले आए। अब 24th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने आर्टिकल 13 और आर्टिकल 368 को ही अमेंड करने की कोशिश की। साथ ही पार्लियामेंट ने डिक्लेयर किया कि उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन को किसी भी हद तक अमेंड करने की सुपर पावर है और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आर्टिकल 13 के अंदर नहीं रखा जा सकता। जिसके बाद एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में अपनी जजमेंट देनी पड़ी और एक बहुत ही फेमस केस हमारे सामने आता है, वो है केशवानंदा भारती केस जो 1973 में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से अपनी जजमेंट को ओवर रूल किया जो जजमेंट उन्होंने गोलकनाथ केस में 1967 में दी थी। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर है उसको वैलिड डिक्लेयर किया और साथ ही 24th अमेंडमेंट एक्ट को भी वैलिडिटी प्रोवाइड की। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जब चाहे किसी भी फंडामेंटल राइट को अमेंड तो कर सकती है, लेकिन बस फंडामेंटल राइट्स के उन पार्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है। और 1973 के केशवानंदा भारती केस के बाद ही हम डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर की फाउंडेशन को देखते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि पार्लियामेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है। आर्टिकल 368 के थ्रू पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसे अमेंड नहीं किया जा सकता। इसका साफ सा मतलब था जो 1951 से एक मुद्दे पे बहस चली आ रही थी कि क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता।
1973 में जब रूलिंग आई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उनके उस पार्ट को अमेंड नहीं कर सकते जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बता दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती, लेकिन आज तक भी इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा वो पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है और कौन सा वो पार्ट है जो बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन टाइम टाइम पर ऐसे केसेस आते रहते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी पर्टिकुलर हिस्से को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डाल देता है। जैसे कि 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी केस आया था जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर ही सवाल उठाए गए थे। अब इस टाइम क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने 39th अमेंडमेंट एक्ट किया था, जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी चाहती थी कि इलेक्शन के जितने भी डिस्प्यूट्स हैं, जितने भी मामले हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है या स्पीकर ऑफ लोकसभा से रिलेटेड है, उन सभी को कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन से बाहर रखा जाए, यानी कि कोर्ट उनके ऊपर अपना कोई भी फैसला नहीं सुना सकता और इस पर फैसला लेने का अधिकार केवल पार्लियामेंट का है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बीच में आते हुए कहा कि पार्लियामेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती और साथ ही 39th अमेंडमेंट एक्ट को भी इनवैलिडेट कर दिया, जिसने पार्लियामेंट को पावर दी थी कि वो इलेक्शन डिस्प्यूट से रिलेटेड मामले में खुद ही फैसला ले सकते हैं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि अब पार्लियामेंट जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर का मिसयूज कर रही है, क्योंकि इलेक्शन डिस्प्यूट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और इसीलिए इस मुद्दे को कोर्ट में ले जाना जरूरी है। इसके बाद हम दोबारा 1976 में देखते हैं जब पार्लियामेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आई। इस अमेंडमेंट ने तो मानो सुप्रीम कोर्ट को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पावर जो है पार्लियामेंट की, उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी कि पार्लियामेंट जब चाहे जैसे चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। अब इसने तो पार्लियामेंट को लिमिटलेस पावर दे दी। जिसके बाद हमें 1980 में मिनर्वा मिल केस देखने के लिए मिलता है, जिसने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इस प्रोविजन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही क्लियर वर्ड्स में बोला कि लिमिटेड अमेंडिंग पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की पार्लियामेंट के पास, वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 का यूज़ करते हुए अपनी अमेंडिंग पावर को इतना भी एक्सटेंड नहीं कर सकता कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर दे। इसके बाद हम देखते हैं 1981 में वमन राव केस आया, जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को और ज़्यादा क्लैरिफाई किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और साथ ही डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर को बहुत ही मजबूती के साथ रखा गया। अगर बात करें प्रेजेंट पोजीशन की, सो पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, चाहे तो फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड कर सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी कमी यही रही कि उन्होंने क्लियरली इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया कि क्या बेसिक स्ट्रक्चर में इंक्लूड होगा और क्या नहीं इंक्लूड होगा। इन टाइम पर बहुत सी जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट ने जिन चीज़ों को बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड किया उसे हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। सो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर किसी भी कंट्री के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे होंगे, हमारी डेमोक्रेसी, हमारा रिपब्लिकन नेचर, कंट्री की सेक्युलरिटी, सेपरेशन ऑफ पावर जो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में है, साथ ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरल कैरेक्टर, हमारे नेशन की यूनिटी और इंटीग्रिटी, जुडिशियल रिव्यू, जो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में हार्मोनियस और बैलेंस्ड रिलेशन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, जुडिशियरी की इंडिपेंडेंस, सुप्रीम कोर्ट की पावर अंडर आर्टिकल 32, 136, 141 एंड 142 और साथ ही हाई कोर्ट की पावर्स अंडर आर्टिकल 226 एंड 227। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अब तक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में रखी गई हैं। फ्यूचर में भी कुछ ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने आएंगे जहां पर उन्हें ऐसा फील होगा कि एक पर्टिकुलर क्लॉज या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बेसिक स्ट्रक्चर में रखना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देते रहेंगे और साथ ही चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होती रहेंगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
This is all for today. Now we will meet in some another video with another topic. Till then, keep watching and do subscribe the channel and not forget to share it with your friends. Thanks for watching.